नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू। तो प्रयागराज में अहमदुर रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अहमदुर रहमान दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी उसामा का चाचा है। एटीएस को अहमदुर रहमान की तलाश थी। अहमदुर रहमान पर जिशान को कट्टर बनाने का आरोप है। अहमदुर रहमान का भाई और उसामा का पिता उसैदुर रहमान मुंबई में आईएसआई का हैंडलर है। साथ ही पकड़ा गया एक आतंकी आमिर भी ओबामा का रिश्तेदार बताया जा रहा है। यानी उसामा फैमिली का आतंकी कनेक्शन गहरे से जुड़ा है। और प्रयागराज में संदिग्ध आतंकी उमैद उर रहमान मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। संदिग्ध आतंकी उमैद की पत्नी ने दावा किया कि उमैद ने शुक्रवार देर शाम करेली थाने में सरेंडर कर दिया है। उमैद ने खुद फोन का सरेंडर की जानकारी दी, लेकिन करेली थाना पुलिस और आला अफसरों ने किसी भी ऐसे व्यक्ति के सरेंडर से इनकार किया। उमैद दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी उसामा का चाचा और लखनऊ से गिरफ्तार आमिर की बहन का ससुर बताया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं कि ये कोतवाली थाना क्षेत्र ये क्या है जो पड़ता है करेली, तो वहाँ पर वो हम सिलेंडर करने जा रहे हैं। बस उन्होंने बात की, बस के बाद से जो है कि थोड़ा सलाम किया, उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। सरेंडर की बात जी हाँ अपने हाँ नंबर पे बताई। जी उन्होंने खुद ये फोन किया था मुझे। तो देश के अलग अलग शहरों से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने नागपाड़ा से जाकिर को हिरासत में लिया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने जानकारी मिली थी कि जान मोहम्मद ने जाकिर का नाम लिया था। जाकिर ने जान मोहम्मद को निर्देश दिए थे। हथियारों की डिलीवरी लेने को कहा था जाकिर से। पूछताछ में अब कई खुलासे इसको लेकर सामने आ रहे हैं। तो जान मोहम्मद ने लिया था जाकिर का नाम, जाकिर ने दिए थे जान मोहम्मद को निर्देश। इस तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही है। जाकिर को निर्देश मिले थे। मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। नागपाड़ा से जाकिर को हिरासत में लिया गया है। और प्रयागराज से खबर, यहां आतंकी कनेक्शन से जुड़ा मामला। पुलिस ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। शाहरुख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शाहरुख के पोल्ट्री फार्म में मिला था आईईडी। शाहरुख ने सोशल मीडिया पर इस बात की सफाई दी थी कि उसने कुछ नहीं किया। किसी के बहकावे में आकर उसने आईईडी पोल्ट्री फार्म में रखा था, लेकिन अब शाहरुख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शाहरुख ने सरेंडर करने की बात भी की है। एक फेसबुक लाइव भी उसने किया था, जिसमें उसने कहा था कि किसी के कहने के बाद उसने आईईडी अपने पोल्ट्री फार्म में रखा था। और पाकिस्तान के ठट्टा से ट्रेनिंग लेकर लौटने के आरोपी जिशान कमर ने पूछताछ में जो कुछ बताया, उसे जांच एजेंसियों की पेशानी पर बल पड़ गया है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से आतंक के खिलाफ सुरक्षा मामले पर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। और इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस सहित कई राज्यों और सुरक्षा बल की एंटी टेरर यूनिट के प्रमुख मौजूद थे। इसमें एनआईए, आरएडब्ल्यू, सेना के अलावा मुंबई और दिल्ली सहित कुल 14 एंटी टेरर यूनिट के प्रमुख दिखे। पाकिस्तान के ठट्टा से ट्रेनिंग लेकर लौटने के आरोपी जिशान कमर ने पूछताछ में जो कुछ बताया, उससे जांच एजेंसियों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा मामले पर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस सहित कई राज्यों और सुरक्षा बल की एंटी टेरर यूनिट के प्रमुख मौजूद थे। इनमें एनआईए, रॉ, सेना के अलावा मुंबई और दिल्ली समेत कुल 14 एंटी टेरर यूनिट के प्रमुख मिले। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कई राज्यों के एटीएस प्रमुख एक दिन पहले से ही दिल्ली पहुंचने लगे थे। इस कॉन्फ्रेंस में जो नक्शा नजर आया, उसमें दिल्ली के अलावा पंजाब के कुछ शहरों और जम्मू कश्मीर की सीमा से जुड़े इलाकों को हाईलाइट किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आतंक की चुनौतियों से पार पाने के लिए उन राज्यों से बेहतर कोऑर्डिनेशन की तैयारी है जो आतंकियों के निशाने पर हैं। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारियां किस तरह तुरंत आपस में साझा हों और इन जानकारियों पर कैसे काम हो, इसका खाका खींचा गया। बीते दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा इस मॉड्यूल से जुड़े कई संदिग्ध फरार हैं। बताया गया कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे संदिग्ध आतंकी जिशान ने जांच एजेंसी के सामने कबूला है कि वो देश के कई राज्यों में एक साथ
सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की ताक में था। इसी मकसद से टेरर के इस नेटवर्क को बनाया गया था। उसके निशाने पर देश के सभी महानगर और कई बड़े शहर थे। उसे इस काम में भारत में रह रहे नेटवर्क के कुछ लोगों से मदद मिलने वाली थी, जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के बाद उसे इन मददगारों की लिस्ट दी गई थी और भारत लौटने पर इनसे मिलने को कहा गया था। बताया गया कि ज़ीशान कमर ने कबूला है कि उसे जहां ट्रेनिंग मिली वहां जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसलिए इस टेरर नेटवर्क के स्लीपर सेल जैश और लश्कर के लिए काम करने वाले बताए जा रहे हैं। भारत में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों के साथ ही अंडरवर्ल्ड से भी हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान को इस काम में उसकी जमीन पर छुपे दाऊद की डी कंपनी का साथ मिला है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक डी कंपनी के अनीस इब्राहिम गुट को भारत में सीरियल ब्लास्ट के लिए फंडिंग के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट तक की जिम्मेदारी दी गई। पकड़े गए 6 आतंकियों में से 2 जॉन मोहम्मद शेख और मूलचंद पर अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने का आरोप है। इसके अलावा डी कंपनी के लिए काम करने वाले कम से कम 3 स्लीपर सेल की मदद इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में मिलने वाली थी। डी कंपनी की मदद से ये सभी 1993 के ही तरह सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की साजिश पर काम कर रहे थे। बताया गया कि ज़ीशान ने पूछताछ में कबूल किया कि धमाकों के लिए पटरियों और भीड़भाड़ वाली जगहों की पहचान और रेकी का काम हो रहा था। उनके निशाने पर फैक्ट्री, निजी गोदाम और बड़े शोरूम भी थे। साजिश के मुताबिक रेकी के बाद आग का काम करने के लिए ये सभी एक जगह मिलने वाले थे, लेकिन सतर्क खुफिया एजेंसियों से मिले सुराग के बाद संदिग्धों पर तकनीक की मदद से नजर रखे जाने लगी और वक्त रहते इन्हें दबोच लिया गया। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और इसमें दिल्ली पुलिस, जो यूपी पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबके बीच में तालमेल का ये नतीजा है। इसमें एक स्लीपर मॉड्यूल पकड़ा गया है और उनके साथ में एक आईईडी भी रिकवर हुआ है और इस संबंध में दिल्ली में एक मुकदमा भी कायम है और इसमें सभी एजेंसीज मिलकर इसमें आगे कार्रवाई कर रही हैं। ज़ीशान सहित 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ जारी है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, कई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी। और इस वक्त उत्तरकाशी से खबर आ रही है, यहां पर टिहरी झील से निकाले गए हैं 2 शव। हम आपको बता दें, टिहरी झील में कार गिरने का ये पूरा मामला था। हादसा हुआ था यहां पर। बांध की झील से 2 शवों को निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अब भी चल रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पुलिस तलाश में जुटी हुई है। हादसे के वक्त गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 का शव अब निकाल लिया गया है, लेकिन एक की तलाश अब भी की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पुलिस तलाश में अब भी एक के जुटी हुई है। हालांकि 2 शव अब निकाल लिए गए हैं झील से। तो टिहरी झील में यह हादसा हुआ था। एक कार गिरी थी जिसमें 3 लोग सवार थे। सुबह से इन्हें ढूंढने का काम चल रहा था। अब खबर मिल रही है कि 2 व्यक्तियों को बाहर निकाल लिया गया है। जो लाश थी उनके शवों को बाहर निकाला गया है टिहरी झील से, लेकिन एक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है वहां पर कि एक और जो लापता है उसकी तलाश की जाए। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। 2 के शव को बाहर निकाला गया है झील से। और न्यूज 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपको रूबरू करवाते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा, जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। इस कड़ी में आइए देखते हैं लखनऊ के सफल उद्यमी अंकुर अग्रवाल की कहानी कि किस तरह 18 साल तक लगातार उन्होंने नाकामी का दौर देखा, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया और अपनी कोशिशों से स्टील इंडस्ट्री में सफलता हासिल की। जीत का जश्न जरूर मनाना, लेकिन नाकामियों को कभी भूल न जाना, क्योंकि नाकामियां ही सिखाती हैं संभलना और नई सोच के साथ आगे बढ़ना। कामयाबी के आईने में कुछ ऐसी ही नजर आती है अंकुर अग्रवाल की कहानी। अंकुर अग्रवाल की कंपनी स्टेनलेस स्टील से बने कई तरह के कमर्शियल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है। साल 2008 में स्टील इंडस्ट्री में कदम रखने वाले अंकुर अग्रवाल की आज लखनऊ में 2 बड़ी फैक्ट्रीज चल रही हैं।
मेरा मन हमेशा हट के काम करने का था, लीक से हटकर काम करने का। मैंने बाजार में बढ़ती स्टेनलेस स्टील की डिमांड को देखते हुए अपनी फर्म का गठन किया और स्टेनलेस स्टील का पूर्ण सॉल्यूशन, नए नए आइडिया, नए नए इन्वेंशन का काम मैं आज की तारीख में कर रहा हूँ। मेरी 2 फैक्ट्रियाँ हैं, एक कुर्सी रोड पे और एक दुबग्गा में। एक के बाद एक कई कारोबार में अंकुर अग्रवाल ने किस्मत आजमाई, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। हालात उन्हें गिराने पर आमादा थे, लेकिन अंकुर हार मानने के बजाय पूरी मजबूती से डटे रहे। हमने हीटर का काम किया, हीटर के पिन टूट जाते थे, हीटर जब जाड़ा नहीं पड़ा। फिर हमने गैस गीजर का काम किया, वो भी फेल हो गया। 90 से लेके 2008 तक सिर्फ असफलता ही हाथ आई थी। इन 18 सालों में कम से कम हमने 30 से 40 तरीके के काम किए, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं हासिल। साल 2008 में अंकुर ने स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से छोटी सी शुरुआत की। फिर नए नए आइडियाज के जरिए कई प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे और तरक्की के पायदान चढ़ते गए। कुछ हमारे जानकार एक सरना साहब हैं, वो पत्थर का काम कर रहे थे अम्बेडकर पार्क में, तो उन्होंने पत्थर के क्लैंप और फास्टनर के लिए हमको बुलाया था वहाँ पे। वो मवैया की धोकनी से सफ़र शुरू हुआ। फिर वहाँ गत्ता गोदाम में एक फैक्ट्री थी, उसको हमने लीज पे मतलब ले लिया, चाहे 200 फुट की थी। फिर वो 200 वाली फैक्ट्री 2000 की और 10,000 फुट की हो गई, वो लीजी पे थी, उस पर आज भी हम काम कराते हैं। और उसके बाद फिर हमने अपना बलिंगटन चौराहे पे छोटा सा सेटअप डाला, फिर हम लाटू शॉट दुकान के ऊपर सेटअप डाला। लगातार कोशिश करने के जज्बे वाले अंकुर अग्रवाल को हमारा सलाम, जिनकी कहानी सिखाती है कि मुश्किलों से मानना कभी हार, क्योंकि असफलता ही खोलती है सफलता के द्वार।